डेमोक्रेटिक एलिमेंट है ये नहीं है बुलडोजर चलाना या फिर इस तरह की चीज़ें करना। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबके फेवर में एक एक चैनल है। नेताओं को लेकर ज़्यादा रहता है, वो हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा दिखाते हैं और नेता क्या बोल रहे हैं उस पर दिखाते हैं। भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार करते कौन है? वो करते हैं जो सत्ता में होते हैं। 1700 कॉलोनीज जो दिल्ली की हैं अवैध, सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। चलाने से पहले उनको तो आवास दीजिए पहले। विजय माल्या हुए, नीरव मोदी हुए, सारे लोग जो है बैंकों का पैसा लेके भाग गए, बाहर चले गए और सरकार को पता भी नहीं चला, रातों रात वो कैसे गायब हो गए। इन शोषकों में से किसके हाथ शोषित होना है? जितने लोग हैं सब शोषक हैं। तो 2024 का जो जनरल इलेक्शन आने वाला है उसमें मोटा मोटी 1 साल का टाइम बचा हुआ, अगले महीने में आ जाएगा और 2024 के मई तक रिजल्ट भी आ जाएगा। हम लोग हैं यूपीएससी के तैयारी के गढ़ में ना, ये इनमें काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। फ्यूचर में ये लोग पॉलिसी मेकर बनेंगे और हम लोग इस पर्पज़ से यहाँ पे आए कि मतलब समझ सके कि जो मीडिया वाले हैं, मतलब हम लोग हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, वो जो मुद्दे हैं इन पर्टिकुलर, होता क्या कि पर्सनैलिटीज़ में इन दिनों चुनाव हो रहा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, 2 कैंडिडेट्स के बीच में बढ़ जाता है हर चुनाव, असेंबली इलेक्शन में या जनरल इलेक्शन, दिस वर्सेस दैट में मुद्दे दाएं बाएं हो जाते। तो हम लोग यही डिस्कस करने आए हैं कि इन लोगों के हिसाब से हम लोगों को क्या मुद्दे कवर करने चाहिए, इन लोगों के हिसाब से 2024 का जो मुद्दा है जनरल इलेक्शन का वो क्या होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज पांडे है। तो पंकज, आप क्या कर रहे हैं? मतलब जो यूपीएससी के गढ़ में मुखर्जी नगर में आप क्या करते हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप भविष्य के मतलब नीति निर्माता हैं। अब हो सकता है हो जाएगा तो करूँगा ही। हो ही जाएगा, नहीं तो पहले से है ना, हो जाना चाहिए। किन मुद्दों पे नज़र पड़ रही है? लग रहा है कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पे बात हो रही है या कुछ भी बात हो रही है? नहीं, मीडिया तो अभी इस समय भटका हुआ है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको एम्प्लॉयमेंट पे बात करनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है। ये चीज़ होना चाहिए। रोजगार मुद्दा? हाँ, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है मगर ये लोग उठाते नहीं, कम उठता है ये। और क्या क्या मुद्दा होना चाहिए? एक तो एम्प्लॉयमेंट हो गया है दिक्कत। जैसे कौन सा डेटा कहता है कि एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है या अनएम्प्लॉयमेंट है? जो 45 साल वाले का आया था वही है? NSS वाला क्या है वो? क्या नहीं बताया था कि 45 वर्षों में सबसे हाई लेवल पहुंच गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी। तो ऐसा लगता है कि जब इलेक्शन की बात हो रही होती है, इन पर्टिकुलर जनरल इलेक्शन की, सबसे बड़ा चुनाव प्रधानमंत्री जिसमें चुना जाता है, उस वाले इलेक्शन में मीडिया वालों का फोकस, हम लोगों का फोकस या इन जनरल पब्लिक का भी फोकस इस पे होता है रादर देन पर्सनैलिटी राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी वाली डिबेट में ज़्यादा होता है कि एम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज में ज़्यादा होते हैं? नेताओं को लेकर ज़्यादा रहता है, वो हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा दिखाते हैं और नेता क्या बोल रहे हैं उस पर दिखाते हैं। वो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं ज़्यादातर। मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन जनता तो ये शिकायत करती है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या होता है कि जब हम लोग डेटा देखते हैं, मान लीजिए कोई स्टोरी पोस्ट हुई और उसमें अगर हिंदू मुसलमान पे डिबेट है, एकदम हॉट डिबेट, तो उसको ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग वाली जो स्टोरी डलेगी, जब हम लोग यहाँ पोस्ट होगी, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मीडिया को भी लगता है कि चलिए जब लोग ही नहीं देख रहे, उनको खुद ही महंगाई बेरोजगारी का नहीं पड़ा, तो हम लोग क्यों कवर करें? ये है दिक्कत, लोग क्यों नहीं मतलब कंज्यूम करते इस तरीके की चीज़ें? तो मन में ऐसा भर दिया गया है, बार बार दिखा कर हिंदू मुस्लिम और 24 घंटे लगभग वही चलाया जाता है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर दिखाई नहीं जाता, दिखाई भी जाता तो बहुत थोड़ा दिखाया जाता है। न्यूज़पेपर में देख लिया जाए तो उसमें भी काफ़ी कम रहता है मुद्दे। ज़्यादातर ये जो नेताओं से लेके कमेंट है उनको जाकर दिखाया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उनको काफ़ी कम कवर दिया जाता है उसको। यार लेकिन भ्रष्टाचार हुआ कहाँ है? 14 के बाद से एक भी ऐसी चीज़ जैसे भ्रष्टाचार को अगर मुद्दा माने 24 के लिए? विजय माल्या हुए, नीरव मोदी हुए, सारे लोग जो है बैंकों का पैसा लेके भाग गए, बाहर चले गए और सरकार को पता भी नहीं चला, रातों रात वो कैसे गायब हो गए। ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है ना, वो लोगों का ही पैसा था ना, आम गरीब किसान मजदूरों का ही तो पैसा बैंकों में था, जो लोन लेके बाहर चले गए। यही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। लगता है कि मुद्दे से राफेल को मुद्दा बनाया गया था। राहुल गांधी ने नारा उछाला चौकीदार चोर है। पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस में निकल गया कि उसका कांग्रेस को नुकसान, मतलब 52 सीट 543 में से कोई बढ़िया नंबर, अद्भुत नंबर नहीं है ना, 100 के करीब भी नहीं है कि बीजेपी को नीचे ले आ पाए। पूर्ण बहुमत से 303 सीटें मिली थी। तो है भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज़ इस बार मुद्दे? भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार करते कौन है? वो करते हैं जो सत्ता में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब पिछली सरकार थी उसमें मनमोहन सिंह ने अपने कई मंत्रियों के ऊपर जांच बैठाया और उसमें जो है कई मंत्री अभी तक वैसे साबित नहीं हुआ कि वो भ्रष्ट थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने कम से कम जांच तो की। जांच करने के बाद तो पता चलेगा कि भ्रष्ट है या नहीं है। अभी की बात आप ले लीजिए, नरेंद्र मोदी सरकार में और ख़ास करके जो
अडानी का मुद्दा है, उसमें देखिए अभी तक सरकार जांच करने को तैयार नहीं है। JPC हालांकि बनाने को तैयार हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसको एक्सेप्ट किया और उस पर एक जांच चल रही है कि जो रेगुलेशन से रिलेटेड इशू है उसमें कोई गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई। सेबी को जो बोला गया। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, वो रेगुलेशन के ऊपर जो है जांच कर रही है। लेकिन सरकार की बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, उसके थ्रू जांच इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था और गवर्नमेंट ये करने से कतरा रही है। और आपने देखा होगा कि सरकार ने किस तरीके से जो है एजुकेशन को जो है इतना कॉस्टली कर दिया कि हर आदमी वैसे भी नहीं पढ़ पाते थे, नहीं आ पाते थे। अब तो और आना मुश्किल हो गया क्योंकि आपने एजुकेशन को और अधिक महंगा कर दिया। आपका एक और क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंशियल जो है चुनाव होना चाहिए कि नहीं। मतलब हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट है नहीं, लेकिन पिछले 10-12 साल में हुआ ये है कि पर्सनैलिटीज़ में बट गया। आपको 2 ऑप्शन दे दिया जाता है, मुद्दे किनारे हो जाते हैं, आप बाइनरी में फंस जाते हैं कि हम मोदी जी को चुने कि राहुल गांधी को चुने। मुद्दे जो हैं, इस पर मेरा एक जो है अपना ओपिनियन है कि आप देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चुनाव होता है वहाँ 2 लीडर आमने सामने खड़े होते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा फॉर्म है। उस प्रोपेगेंडा के अकॉर्डिंग जो है ना हम एक लीडर को मान लेते हैं कि बहुत बड़े लीडर है और उसके सामने में कोई लीडर नहीं है और अलग अलग चैनल के थ्रू हम ये संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं कि कोई है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पे जब सुनवाई कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट होना चाहिए। रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट होना चाहिए एक, और दूसरा मतलब हिंदुस्तान में अभी ये स्थिति है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट है। बिल्कुल नहीं है। यहाँ रिलीजियन जो बहुत बड़ा वाला मुद्दा है और रिलीजियन की वजह से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। और जो गवर्नमेंट का जैसे प्रो कल्चर नेचर एक कहा जाता है गवर्नमेंट का जो इस समय है, तो जो वो रिलीजियन को लेकर चल रही है। देखिए रिलीजियन में बहुत ज़्यादा रूढ़वादिता होती है, ठीक है, जो साइंटिफिक टेम्पर को ही एकदम से एबॉलिश कर देती है। जो हमारी स्किल हैं, जो हमारी जो है मतलब इनोवेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो उसको डिस्टॉर्ट कर देती है। समझ रहे हैं ना। तो जो रिलीजियन से सेपरेट करना है पॉलिटिक्स को, वाकई में उसको पॉलिटिक्स का मतलब ही क्या होता है, मतलब उसको सिक्योर करना। जो लेकिन जैसे अगला जो चुनाव होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा अयोध्या में, और हो सकता है कि ये एक बड़ा मुद्दा हो चुनाव के दौरान, चूँकि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था ना। उन्होंने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में बताया था कि मंदिर बनाएंगे। पहले उनका मजाक उड़ाते थे कि मतलब तारीख नहीं बताएंगे, मतलब कहते हैं मंदिर बनाएंगे तारीख, लेकिन अब वो बना रहे हैं। तो हो सकता है ये एक बड़ा मुद्दा बन जाए। इसको एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, और अगर बनता है तो उसका फ़ायदा है नुकसान है। दोनों ही हैं। दोनों कैसे? फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, जैसा कि आप देख ही रहे हो इस दिवाली को कितना भव्य तरीके से बनाया गया। तो धार्मिक पर्यटन बनेगा, वहाँ के लोकल लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे पर्याप्त रूप से। लेकिन जैसे अयोध्या में अगर मंदिर बन जाता है और इससे लोकल पर्यटन बढ़ता है और अयोध्या का इन पर्टिकुलर फ़ायदा होता है, तो इससे बाकी जो 542 कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान की है उससे इसका क्या लेना देना है? क्योंकि लोगों की भावनाएं जो है, धार्मिक भावनाएं काफ़ी जुड़ी हुई हैं राम के साथ, इसलिए काफ़ी उनको आध्यात्मिक रूप से फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आस्था का जुड़ा है, राम हमारे देश में एक लोगों का आस्था का केंद्र है, इसलिए मुझे लगता है फ़ायदा मिलेगा। तो अगर इसको मीडिया बड़ा इशू बना के, पहला इशू बना के कवर करे बड़े मुद्दे के तौर पे 2024 के, तो ये आप लोगों के हिसाब से जस्टिफाइड होगा इसको एकदम प्रोमिनेंट मुद्दा बना के कवर करना? नहीं, जो अलग मुद्दे हैं उनको करना चाहिए। राम मंदिर का तो काफ़ी 2-3 साल हो गए लगभग, आए ना, लगभग 3 साल आ गए, उसका काफ़ी दब गया है मुद्दा। लेकिन अब जो नए मुद्दे हैं जैसे अडानी और अंबानी का है केस है, और ये बेरोजगारी है, इस पर काफ़ी बात करनी चाहिए हमें। महंगाई पे काफ़ी, इसमें काफ़ी हमारे यहाँ महंगाई बहुत है ना। आज शहरी बेरोजगारी लगभग 8.7% पहुँच गई है। हालांकि कह सकते कम हुई, लेकिन उतनी कम नहीं हुई जितनी अपेक्षित थी। तो मेरा ये मानना है सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था हो। आप लोग डिस्कोर्स बदलने का क्या रास्ता देखते हैं आइडियली? एक चीज़ तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि सरकार जो है बदमाशों के ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ ये अंकुश लगाने का, देखिए सरकार का काम होता है न्याय देना, ठीक है, और आप न्याय नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से देखिए ठोको नीति या कई तरह की नीतियाँ गवर्नमेंट चला रही है। ठोको नीति से मैं इंटरप्ट करके एक क्वेश्चन यहाँ सुन लीजिएगा आप लोग भी। ठोको नीति से जैसे एक नया क्वेश्चन आता है, आप लोग चूँकि मतलब एडमिनिस्ट्रेटर होंगे फ्यूचर में, और उस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा जुडिशियसली काम करना, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अभी नया नया आया है बुलडोज़र कल्चर। तो ये जो बुलडोज़र जस्टिस है,
उसको प्रमोट करते हुए मीडिया को कवर करना चाहिए या उसको डिस्करेज करना चाहिए? कंसेप्ट सबसे पहले आज का नहीं है, आप उठा के देखिए 2007 में जब गवर्नमेंट थी उसका वहाँ का नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हरिकथानंद मैं कह रहा हूँ 3000 साल से बुलडोजर कल्चर होगा, संविधान इसकी इजाज़त देता है। कल पहले समझने की कोशिश करिए, जैसे गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है। हम कभी भी किसी भी चीज़ को मतलब बिना किसी मतलब कोरेसिव मैनर से उसको सॉफ्टली मतलब जैसे कन्वर्सेशन से बात कर उसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर लॉ के माध्यम से, लेकिन बुलडोजर चलाना कोई एकदम ये सिविल सोसाइटी का तरीका नहीं है, ये डेमोक्रेसी को सूट नहीं करता। मतलब डेमोक्रेटिक एलिमेंट है ये नहीं है मतलब बुलडोजर चलाना या फिर इस तरह की चीज़ें करना। मीडिया को अपने कवरेज में क्या करना चाहिए? बुलडोजर कल्चर को ग्लोरीफाई करना चाहिए, आने वाले चुनाव में ऐसे किसी कल्चर को ग्लोरीफाई करना चाहिए, या जुडिशियस जो वो कह रहे हैं सिविल सोसाइटी के हिसाब से नहीं, सिविक सोसाइटी के हिसाब से नहीं है? आप कौन से पक्ष में बिलीव करते हैं? आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो भारत में मीडिया तो उनका एक एजेंडा चलाते हैं। किसका? जितने भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी से हाँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबके फेवर में एक एक चैनल है। ठीक है, बट पॉइंट इसकी बुलडोज़र कल्चर जो है वो मतलब प्रमोट किए जाने लायक है न्यूज़ के थ्रू, या उसको उस पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल उठाया जाना चाहिए? अगर जनता को फ़ायदा मिल रहा है उससे तो ज़रूर उठाना चाहिए। जनता को फ़ायदा मिल रहा है बुलडोज़र कल्चर से? मुझे लगता तो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जिसका घर टोड़ा जा रहा है, अगर अवैध तरीके से बसाया गया है घर, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। अवैध तरीके से दिल्ली में 1700 से ऊपर कॉलोनीज बसी हुई हैं, और पिछले दिल्ली चुनाव में केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक का वादा था जहां झुग्गी वहां मकान, जहां अवैध झुग्गी वहां मकान। नहीं देखा, अवैध तरीके से तो उनको हटाना चाहिए और उनके लिए एक अलग जगह देनी चाहिए, वहाँ उनको बसाया जाना चाहिए। तो 1700 कॉलोनीज जो दिल्ली की हैं अवैध, सब पे बुलडोजर चलना चाहिए? सब पे पहले देखिए, वह चलाने से पहले उनको तो आवास दीजिए, पहले उनको आवास दीजिए। लोग चुनाव में क्या करते हैं, सबको कहते हैं हम जितनी भी अवैध कॉलोनी सबको खत्म कर देंगे, हाँ रेगुलाइज करेंगे। चुनाव खत्म होता तो बुलडोजर भेज देते हैं। नहीं देखो भाई, सभी लोग करते हैं ऐसा, जितने लेकिन सबके करने से कोई गलत चीज़ सही हो जाती है। हमारे यहाँ अरे वहाँ डेमोक्रेसी गिर गई। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी ये है, इन शोषकों में से किसके हाथ शोषित होना है। अच्छा, जितने लोग हैं सब शोषक हैं। मीडिया वाले मुद्दा बनाते हैं शिक्षा रोजगार को, जब टीवी देखते हो सोशल मीडिया पे उनकी खबरें देखते हो तो मीडिया वाले मतलब इन चीज़ों को उठा पा रहे हैं, रोजगार और शिक्षा को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। वो मतलब मेनी ऑफ टाइम्स जो है वो हिंदू मुस्लिम डिबेट्स ज़्यादा होती है, जो मेन मुद्दा है उस पर वो चर्चा नहीं करते हैं। वो मतलब वो जो है गवर्नमेंट की जो फेलियर है उसको वो नहीं शो करता है। संघ लोक सेवा आयोग की वैकेंसियाँ छोड़ दी जाएँ, कर्मचारी आयोग SSC को इन्होंने ख़त्म कर दिया। तमाम स्टेटों में इनकी सरकार है, वहाँ पे वैकेंसी पता चल रहा है उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे 173 सीट आ रही है PCS में। और ये सब इस बार जनता पूरे मतलब लगता है कि नॉर्थ इंडिया की पूरी जनता इसी बार रोजगार बेरोजगारी मुद्दा को जो भी सरकार या जो भी लोग आएंगे उनको देख के वोट देंगे। राम मंदिर पे नहीं देगी? राम मंदिर पे नहीं, क्योंकि राम मंदिर तो भाई आपका बन रहा है, बहुत दिनों से बन रहा है। ठीक है, तो ये यूथ हैं मुखर्जी नगर के जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग, और काफ़ी लोग का इनमें सिलेक्शन हो भी जाता है, तो ये फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स हैं। उम्मीद है कि इनसे जो बातचीत हुई है उनसे एक फेयर आइडियल वर्ल्ड में यही बात होती है कि मुद्दा होना चाहिए रोज़गार, महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा आप गौर करेंगे तो आपको दो ही चीज़ें समझ में आएगी, पर्सनैलिटी डिवाइड, दिस वर्सेस दैट, मतलब मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी जी, और दूसरी चीज़ होगी कि रिलीजन के बाइनरी में या किसी और तरीके के बाइनरी में जो पूरा इलेक्शन है उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा और बाकी चीज़ें फ्लश हो जाती है। तो हमारा आइडिया ये है कि हम इस तरीके के कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करने की कोशिश करें, इस पर बने रहें, ताकि लोग जब डिसाइड करने की पोजीशन में आए 2024 के पहले, तो कम से कम इस एक छोटे से प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके पास एक इन्फॉर्मेटिव आइडिया रहे, उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें रहे जब वो वोट डाल रहे हो, उनको किन चीज़ों पे वोट करना है। आप ऐसे ही सब्सटेंटिव कवरेज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है